हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम टॉपिक करेंगे एटमॉस्फेयर, उसकी लेयर्स और बाकी की कुछ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्चुअल में होता क्या है? एनवेलप ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड्स द अर्थ। हवा का ऐसा एनवेलप, एनवेलप एक्चुअल में कहते हैं जैसे वो जिसमें लेटर डालते हैं, पैकेट टाइप होता है, उसको बोला जाता है एनवेलप। यानी कि हवा का सारा ऐसा पैकेट जो कंप्लीटली पूरे तरीके से अर्थ को सराउंड करके रखता है, अर्थ को घेर के रखता है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर। क्या है? एटमॉस्फेयर अर्थ से 1000 किलोमीटर तक के सफ़र को तय करता है, मतलब 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एटमॉस्फेयर के अंडर आता है। लेकिन जो 99% है, सारा टोटल मास जो है एटमॉस्फेयर का, 99% उसका पार्ट 32 किलोमीटर के अंदर हमें मिल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसको हमारी अर्थ ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करके रखा हुआ है, अपने ग्रेविटेशन फोर्स से उसको खींच के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या, कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सोन, ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये सारी गैसेस हैं। और आगे उनका अमाउंट परसेंटेज दी हुई है कि कितने कितने परसेंट है। देखिए फर्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कितनी प्रेजेंस है? देखिए सिर्फ 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, बहुत कम क्वांटिटी है इसकी एटमॉस्फेयर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें ऐसी एबिलिटी है, ऐसी ताकत है जिससे ये क्या करती है, हीट, गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, और इसलिए एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। इसलिए क्या होता है, हीट की जो अर्थ पे हीट है वो बैलेंस रहती है। वरना क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बहुत ज़्यादा हीट को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इसकी क्वांटिटी वो भी बहुत कम है। कितनी है देखिए, यहाँ दी नहीं हुई, सॉरी, वहाँ गैसेस थी, ये वाटर वेपर है। तो इसकी क्वांटिटी 0 से लेके 4% तक मैक्सिमम हो सकती है। वाटर वेपर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए जो हमारे बादल बनते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आता है? रेन, हेल स्टॉर्म, ये चीज़ें है ना, बारिश, तूफान वगैरह, ये सब जो है ये वाटर वेपर की वजह से ही होता है। ठीक है, वाटर वेपर की भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एक एबिलिटी होती है कि वो हीट को, गर्माइश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी तरह से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी जो वो वाटर साइकिल चलती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट डस्ट। डस्ट क्या करती है? वो इंटरसेप्ट करती है और रिफ्लेक्ट करती है इनकमिंग इंसोलेशन को। अब देखिए इंसोलेशन क्या है, हमें यहाँ बताया हुआ है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन एंड इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। क्या है इंसोलेशन? जो सोलर रेडिएशन, सन की रेडिएशन इन धरती पे आ रही है, जो धरती अपने अंदर ले रही है, उसे बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, और ये कैसे आती है? छोटी छोटी वेव्स की तरह, इसको कहते हैं इंसोलेशन। देखिए डस्ट क्या करती है? इंटरसेप्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इंसोलेशन को, आती हुई इंसोलेशन को वो रिफ्लेक्ट करती है। पॉल्यूटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, जो हवा में पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो ना तो जो है वो ना सिर्फ ज़्यादा अमाउंट में इंसोलेशन ले लेते हैं, बल्कि साथ साथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है? देखिए सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएटेड आउट इन स्पेस। जो सन की एनर्जी अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, dust in the atmosphere contributes to red and orange color of sunrise and sunset। जो डस्ट है एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से
जो सनराइज और सूरज के ढलने का और सूरज के उगने के समय जो रेड और ऑरेंज लाइट आती है वो डस्ट की वजह से ही आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की परतें कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सबसे पहले चलते हैं ट्रोपोस्फियर पे। ट्रोपोस्फियर क्या है? फर्स्ट लेयर, पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये कितनी हाइट तक जाती है? 18 किलोमीटर, यानी इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर पे है और पोल से 8 किलोमीटर पे। ठीक है, इन दिस लेयर, इस लेयर पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऐसे ऐसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हवा की डेंसिटी है वो धीरे धीरे हाइट के साथ साथ कम होती रहती है ना। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हाइट पे ऐसे ऐसे हवा कम होती है, तो ऐसे ऐसे ही टेम्परेचर भी हाइट के साथ साथ कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं उसमें से 90% तक गैसेस जो हैं आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाती हैं। अब देखिए इस लेयर में क्या होता है, ज़्यादातर वाटर वेपर्स जो हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं। तो सारे जो वेदर चेंज होते हैं वो किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, इसका नाम ही इसी से पड़ा है। ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, याद रखिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन। फिर है हाइट। हाइट एट विच टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग। एक चलते चलते कम होते 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 एक ऐसी हाइट आ जाती है जिसके आगे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, उसे कहते हैं ट्रोपोपोज। देखिए ट्रोपो का तो मतलब मैंने आपको बता दिया, पोज, पोज मतलब होता है रुकना। ठीक है, इसका यहाँ पे जो ये कम, जिसके आगे कम नहीं होता टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, अब है स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या है? सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये कहाँ जाती है? ट्रोपोपोज। जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद कर देता है ट्रोपोस्फियर में, वो पॉइंट होता है ट्रोपोपोज, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर। तो ये ट्रोपोपोज से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर कितनी थी? 18 किलोमीटर की हाइट थी इक्वेटर से, और ट्रोपोपोज की 50 किलोमीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन बाय। अब देखिए इस लेयर में क्या है? ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन क्या करती है? ओजोन ऐसी लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट, सूरज की आती हुई हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस, इनको यूवी रेडिएशंस भी बोला जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बोला जाता है। ये उसको एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर समाती है, जिस वजह से वो धरती पे नहीं आ पाती और हमारे यहाँ पे लाइफ अच्छे से एग्जिस्ट कर जाती है अर्थ पे। अब देखिए ये ओजोन लेयर किस में है? स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, अब इस ओजोन क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो इस वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे ये 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। देखिए वाटर वेपर्स जो थे, क्लाउड्स बनाते थे, वो ट्रोपोस्फियर में थे। अब इसलिए जो लेयर है इसके अंदर क्लाउड्स नहीं होते और इसके अंदर वेदर के फिनोमिनन होते हैं, इसलिए ये जो बड़े जेट प्लेन्स होते हैं उन्हें चलाने के लिए सबसे बेस्ट लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं आते। ठीक है, और कोई वेदर फिनोमिनन एसोसिएटेड नहीं होता इसके अंदर। अब देखिए एट अबाउट 50 किलोमीटर, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो फिर से गिरने लग जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर का एंड हो जाता है और वो उसे कहते हैं स्ट्रेटोपोज। अब उसके ऊपर, स्ट्रेटोपोज के ऊपर, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के बाद की लेयर होती है मीजोस्फियर। इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, और कहाँ तक चला जाता है? -90 डिग्री सेल्सियस तक। स्ट्रेटोस्फियर में आके बढ़ गया था क्योंकि जो ओजोन थी उसने यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस कर दी थी वहाँ पे, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया था। अब यहाँ पे टेम्परेचर फिर से गिरने लग जाता है और -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और ये एंड जहाँ होती है लेयर, मतलब ये जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू बंद कर देता है, वो होती है मेसोपोज। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर से ऊपर लाई करती है, यानी जहाँ से मेसोपोज स्टार्ट होगा वहाँ से थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगी,
और ये कितनी हाइट तक चली जाती है, 640 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये इतना जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये किस वजह से बढ़ जाता है? देखिए जो गैस मॉलिक्यूल्स इस लेयर में होते हैं वो एक्स रेज को और यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब देखिए कैसे बढ़ जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। जब गैस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो टूट गए, रिएक्शन हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए, चार्ज पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, इसलिए इस लेयर को आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। आयंस के नाम पे इसका नेम पड़ा है आयोनोस्फीयर। ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ से वापस स्पेस में। ठीक है, तो ये लेयर जो होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मीटियोर्स एंड ऑब्सोल्यूट सैटेलाइट्स। मैंने आपको बताया था कि शूटिंग स्टार्स होते हैं और ये नीचे हमारी अर्थ पे आ रहे होते हैं इनके, और ये जो अर्थ की तरफ आते आते जो तो बड़े होते हैं, नहीं टूट पाते हैं वहाँ पे हीट की वजह से, वो हमारी अर्थ से टकराने की पूरी वो होती है, मतलब टक्कर सकते हैं, हमारी अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है ये हमें उन मीटियोर से और एब्सोल्यूट सैटेलाइट से बचाती है, क्योंकि इसका जो हाई टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर सारी डेब्रिस जो अर्थ की तरफ आ रही होती है उनको जला देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जोस्फीयर। अब ये जो एग्जोस्फीयर होती है ये थर्मोस्फीयर के ऊपर होती है और लास्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये 960 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये किसके साथ मर्ज कर जाती है, किसके साथ मिल जाती है, इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी स्पेस कौन सा स्पेस होता है, जो दो प्लैनेट्स के बीच का स्पेस होता है, उसके साथ ये मर्ज कर जाती है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस। दिस लेयर कंटेन ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस। इस यहाँ पे सिर्फ गैसेस के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, जैसे कि गैसेस कौन कौन सी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बहुत अर्थ से बहुत ऊपर चली गई है, यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, जो अर्थ का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम लगा पाती है इस जगह पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत आसानी से ऊपर स्पेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के रखने वाला जो फोर्स है वो कम होता है, पकड़ कमज़ोर होती है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी। सन के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, जो सन के अंदर मेन प्रीडोमिनेंट गैसेस होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और इनकी रेशो क्या होती है, यानी 3 पार्ट्स में होती है हाइड्रोजन और 1 पार्ट होता है हीलियम का, 3:1। कोर ऑफ सन, जो सेंटर होता है सन का, वो कैसे काम करता है, एक बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह। ठीक है, और वो ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो होता है हाइड्रोजन का उसको हीलियम में बदलता है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, इसलिए जो सन है वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट रेडिएट करता है, जिसको एनर्जी कह देते हैं सब डायरेक्शंस में। ठीक है, इसके स्मॉल साइज़ के होने की वजह से, सन के कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो अर्थ है सिर्फ कुछ पार्ट ही सन की एनर्जी का ले पाती है। ठीक है, और अर्थ के अंदर जो प्राइमरी सोर्स है हीट का और लाइट का वो कौन है, सन ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब है इंसोलेशन, ये मैंने आपको बता दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बता दिया। अब आते हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में। देखिए, ये बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो देखिए, वेदर क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर एक किसी पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है कुछ पीरियड के लिए, जैसे 1 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा ले लीजिए, है ना, कुछ पीरियड के लिए एक किसी जगह का किसी पर्टिकुलर टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम पे कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह ले लीजिए आप दिल्ली,
दिल्ली के अंदर क्या है, 2 बजे बादल है, ठीक है, ये उसका क्या है, वेदर है। एक पर्टिकुलर प्लेस यानी कि दिल्ली का पर्टिकुलर टाइम यानी 2 बजे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, बादल है, क्लाउड्स है, फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए होता है ना, क्योंकि अगर 2 बजे बादल है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 4 बजे भी बादल ही होंगे, है ना। तो ये होता है वेदर। अब है क्लाइमेट, क्या होती है, क्लाइमेट होती है एक कंपोजिट या इंटीग्रेटेड पिक्चर किसकी, वेदर कंडीशंस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर दिल्ली में पिछले 30 दिनों से धूप है तो वो उसकी क्लाइमेट है, मतलब काफ़ी टाइम से, जैसे मान लीजिए लॉन्ग पीरियड, 30 दिन मैंने बहुत कम लिया है, जैसे मतलब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, जिस मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो एक पर्टिकुलर वहाँ पे चीज़ रहती है उसको बोला जाता है क्लाइमेट। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपको पता है कि बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो ये वहाँ की क्या है, क्लाइमेट है। फिर है क्लाइमेटिक डाटा। क्लाइमेटिक डाटा क्या है, एवरेज ऑफ डाटा रिकॉर्डेड ओवर, मतलब 35 ईयर्स के अंदर जो डाटा रिसीव हुआ है उसका एवरेज, वो होती है क्लाइमेटिक डाटा, ठीक है। मेनली इसका पीरियड, क्लासिकल पीरियड क्या होता है, 30 ईयर्स, जिसको किसने डिफाइन किया है, WMO ने, ठीक। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आज के लिए लास्ट टॉपिक, कल हम विंड्स और इंटीरियर ऑफ अर्थ करेंगे, ठीक है। अभी अभी देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर है एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो प्रेशर जो एयर लगा रही है उस पॉइंट पे, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर का जो वेट लगा रहा है प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब देखिए, स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर और 29.92 इंचज़ ऑन दिस स्केल। जो स्टैंडर्ड सी का लेवल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ले लीजिए और 29.92 इंचज़ ले लीजिए। और दूसरा प्रेशर, अनदर प्रेशर यूनिट यूज बाय मीटरोलॉजिस्ट इन ड्राइंग वेदर चार्ट्स, जो वेदर चार्ट्स को यूज़ करने के लिए जो मीटरोलॉजिस्ट प्रेशर की यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है मिली बार, ठीक है। और 1 बार के अंदर कितने मिली बार्स होते हैं, 1000, ठीक है। मिली बार्स को हेक्टोपास्कल्स भी कहा जाता है। अभी हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बताए हुए हैं। वो है मर्क्यूरियल बैरोमीटर या फोर्टिन बैरोमीटर, एनेरॉयड बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर और अल्टीट्यूड बैरोमीटर, बैरोग्राफ, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग एनेरॉयड बैरोमीटर, माइक्रो बैरोमीटर और माइक्रो बारोवेरियोग्राफ। ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सब की डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ही वेस्ट करने वाली बात होगी, सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। कल हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और विंड्स देखेंगे, ओके, बाय।